अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, राइटिंग या केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं और दूसरा हम लोग फार्मूला को यूज करते हैं किसी कंपाउंड में, तो उसको किसका नाम दे देते हैं? केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास H2 प्लस O2 गिव अस 2H2। इस अगर क्वेश्चन को बैलेंस कर दें, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल ऐड कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अगर वाटर की बात करते हैं तो ये कंपाउंड है और कंपाउंड का हम लोगों ने फार्मूला ऐड कर दिया है। इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? हमारे पास सिंबल्स है। ठीक, और जो फार्मूला है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या जी? रिएक्शन है MgO, ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? अ केमिकल इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अगर हमारे पास हम लोग किसी भी रिएक्शन को, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इस तरह से करते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे, और उसके राइट हैंड साइड पे यानी कि उसके प्रोडक्ट साइड पे जितने भी नंबर ऑफ एटम है या फिर नंबर ऑफ कंपाउंड है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे इक्वल होने चाहिए? जैसे हमारे पास जनरल इक्वेशन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब H2O बनाता है तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 है और रिएक्टेंट वाली साइड पे ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने इसके पीछे 2 लगा दिया। अब हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो गया जी? बैलेंस हो गया। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन आ गए, तो हम लोग इस हाइड्रोजन के पीछे भी 4 ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब हमारे पास रिएक्शन 2 की बात करते हैं तो Mg प्लस O2 गिव अस MgO। यहाँ पे अगर रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम को देखें तो 1 है। ठीक है, इसकी एक एटम है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोडक्ट वाली साइड, तो वहां पे हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम 1 है। लेकिन अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के अमाउंट को देखते हैं तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 ऐड कर देंगे। इसको ऐड किया तो मैग्नीशियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मैग्नीशियम हमारे पास 2 आ जाएगा। इस वजह से हम लोग इस मैग्नीशियम के पीछे भी 2 लगा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। अब हमारे पास है जी थर्ड कोई भी फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे H2 और F2 है। ठीक है, H2 और F2 मिल के क्या चीज बनाते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है और फ्लोरीन भी 2 है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन भी 1 है और फ्लोरीन भी 1 है। इस वजह से हम लोग इसके पीछे भी 2 लगा देते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो बैलेंस हो जाए। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स है क्वेश्चन को बैलेंस करने के। मूव करते हैं अपने स्टेप्स की तरफ जो हमारे पास केमिकल क्वेश्चन को बैलेंस करने के हैं। उसमें जी सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में स्टेप्स इन्वॉल्व में सबसे पहला स्टेप क्या है? टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है उसके गिर्द हम लोग स्क्वायर बॉक्सेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, बॉक्सेस ड्रॉ कर देते हैं हम अपने हर एक कंपाउंड के पीछे। ठीक है, हर एटम या फिर हर एक कंपाउंड के पीछे जो केमिकल रिएक्शन में मौजूद है उसमें हम लोग क्या चीज ऐड कर देते हैं? बॉक्सेस ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड जो स्टेप है उस स्टेप में हमारे पास ये है कि हम लोग लिस्ट बना देते हैं कि हमारे पास एटम एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं, हमारी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं और रिएक्टेंट साइड पे वो एलिमेंट्स कितने हैं, उनके अमाउंट रिएक्टेंट साइड पे कितनी है और उनकी अमाउंट हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे कितनी दी गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? रिएक्टेंट साइड कॉलम बना लेते हैं, एलिमेंट्स को एक जगह पे लिख लेते हैं, फिर रिएक्टेंट साइड पे उन एलिमेंट्स के अमाउंट लिख लेते हैं और प्रोडक्ट साइड पे उसके के अमाउंट लिख लेते हैं। अब हमारे पास है जी आयरन है। हमारे पास जो है आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया आयरन, फर्स्ट सेकंड हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन लिख लिया। अब इस तरह से अगर हम लोग ये रिएक्टेंट साइड है, आपको पता है जैसे ये है जी प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास आयरन है जी 1 लिख लिया। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड पे, और रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन हमारे पास 1 है तो लिख लिया। इस तरह से हम लोग अगर प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं तो आयरन हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, हमारे पास ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल बना दिया अपने स्टेप 2 में।
मूव करते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या है जी, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या है जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो उस एटम को चूज करते हैं जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। इसका भी एक टेबल बनाएंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन। इनिशियली हमारे पास सबसे पहले कितने मौजूद हैं, तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन थे जी, H2O में 1 ऑक्सीजन मौजूद था, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद थे 4, प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन मौजूद है। इस तरह से अगर हम लोग अपने इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो इस 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 4 हो जाए और इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस करके यहाँ पे ये चीज पुट कर दी रिएक्शन में। तो Fe+4H2O, इस 1 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 4H2O। 4H2O को लिख लिया और बाकी हमारे पास वैसे ही सेम एज इट इज इक्वेशन मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 हमें क्या कहता है कि हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया जो कि अमाउंट में ज्यादा थी हमारे केमिकल रिएक्शन में या फिर केमिकल इक्वेशन में। अब हम मूव करेंगे हमारे दूसरे एटम की तरफ जो कि हमारे पास उससे लेस अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। तो उसमें मूव करते हैं किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन इनिशियली हमारे पास कितने मौजूद है, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन मौजूद है। कितने वाटर में, कितने वाटर में, 4 वाटर के मॉलिक्यूल में 8 हमारे पास ऑक्सीजन है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 4 2 8। तो 8 हाइड्रोजन मौजूद है। और प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ H2 में 2 ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन मौजूद है। तो इस हाइड्रोजन को 8 के इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, तो 4 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो बैलेंस बन जाएगी इक्वेशन वो कैसे बन जाएगी, 2 4H2, ठीक है, 4H2 बन जाएगा। और इसको हम लोग लिख लेंगे कहाँ पे, अपनी इक्वेशन में। तो कैसे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, Fe+4H2O प्लस गिव अस Fe3O4 पैराऑक्साइड प्लस 4H2। इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस होगी इधर और यहाँ पे क्या चीज बैलेंस होगी, हाइड्रोजन बैलेंस होगी, ठीक है। अब हम लोग के पास जो आखिरी एलिमेंट रहता है जैसे कि आयरन, उसको बैलेंस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको बैलेंस करेंगे। स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 हमें क्या कहता है, जो हमारे पास बैलेंस नहीं है एटम, उस एटम या फिर उस एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे लास्ट में। तो इनिशियली हमारे पास आयरन कितना था, 1 था, ठीक है। इनिशियली आयरन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आयरन कितना है जी, आयरन हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 3 आयरन मौजूद है, यहाँ पे 3 आयरन मौजूद है। यहाँ पे इस आयरन को इस तरफ हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 1 आयरन है और प्रोडक्ट साइड पे Fe3O4 में 3 आयरन की अमाउंट है, ठीक है। इस 1 को 3 तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमारे पास क्या हो जाते हैं 3Fe। तो 3 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, 3Fe प्लस 4H2O गिव अस Fe3O2 प्लस 4H2। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। आयरन हमारे पास 3 है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी 3 है। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 4 2 8, हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 8 है और प्रोडक्ट साइड पे बात करते हैं 4 2 8, तो प्रोडक्ट साइड पे भी हाइड्रोजन हमारे पास क्या चीज है, बैलेंस हो गया है जो कि है 8। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है जी, 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं तो वो भी कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है।
नेक्स्ट स्टेप हमें ये बताता है कि हम लोग अब चेक करेंगे हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है कि आया यही है हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर हम लोगों ने थोड़ी सी ऊपर की मिस्टेक की है। तो हम देखते हैं और हमारे पास यही है जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 3 आयरन है, 3 आयरन है, इसी तरह 4H2O 4H2O, इस तरह से Fe3O1 है, Fe3O4 1 है और यहाँ पे हमारे पास है 4H2, तो यहाँ पे भी 4H2O। ठीक है, अब ये इस तरह से हम लोग अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पहले मौजूद होता है उसको बैलेंस करते हैं, देन दूसरे एलिमेंट्स को बैलेंस कर देते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के इक्वल कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है या फिर केमिकल इक्वेशन होती है, उस केमिकल रिएक्शन पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऐसे प्रोसीड नहीं होता जब तक उसको कोई कंडीशन प्रोवाइड ना की जाए। तो वो कंडीशंस क्या होती है, सम टाइम वो कंडीशन होती है जी टेम्परेचर, सम टाइम वो कंडीशन होती है प्रेशर, प्रेशर के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड होता है, और सम टाइम वो रिएक्शन होता है जी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होता है। और कैटालिस्ट ऐसी स्पीशीज होती है जो कि हमारे पास रिएक्शन की स्पीड को तेज करती है या फिर स्पीड को कम करती है, स्लो करती है। ठीक है, तो ये एज इट इज रिएक्शन के आखिर में हम लोग के पास प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है। तो इस तरह की स्पीशीज जो कि रिएक्टेंट में हम लोग ऐड करते हैं लेकिन प्रोडक्ट के साथ ही हमारे पास मिल जाती है। तो ये एक्स जो होता है हम लोगों ने ऐड करते हैं और लास्ट में प्रोडक्ट के साथ मिल जाता है। इस तरह की स्पीशीज जो कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है, क्या कहलाती है, कैटालिस्ट कहलाती है। रिएक्शन बिलो द एरो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड H2 के साथ रिएक्शन शो करता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, इतने एटीएम प्रेशर देंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा और हमारे पास क्या चीज बनेगी, CH3OH, मिथानॉल बनेगा, मिथानॉल बनेगा। कब, जब हम लोग इतना इससे प्रेशर देंगे, इतना एटीएम प्रेशर देंगे। हमारा रूम जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है 1 एटीएम होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उसको 340 एटीएम प्रेशर देंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे, तब ये जाके ये दोनों आपस में रिएक्शन जो करेंगे और हम क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, मिथानॉल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 6CO2 है, 12H2O। ठीक है, और जिसके रिजल्ट में बनता है जी C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनती है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है। अगर सनलाइट और क्लोरोफिल ना बने तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ कंडीशन होती हैं जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट। तो इस तरह की रिएक्शन तब परफॉर्म होती जाते हैं जब हम लोग ये चीज ऐड करते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें ऐड ना करें, ये कंडीशन को प्रोवाइड ना करें, तब तक हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड आगे नहीं होता फर्दर। अब हमारे पास क्या है जी, स्टेप नंबर 7 है। तो स्टेप नंबर 7 में हम लोग के पास है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम लोगों ने पहले केमिकल रिएक्शन की बात की थी, अब हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है आया उसके साथ कोई फिजिकल फिनोमेना अगर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो वो हम लोगों ने देखना है। तो जस्ट हम लोग ये देखेंगे कि इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है या नहीं, उसकी फिजिकल स्टेट थी क्या और कन्वर्ट किस में हुई है। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल स्टेट को इस केमिकल इक्वेशन के साथ रिलेट इस तरह से करेंगे कि हमारे पास ये जो आयरन है तो वो सॉलिड फॉर्म में था, पहले S शो करता है जी, सॉलिड को शो करता है, सॉलिड फॉर्म में था। अब हमारे पास जो वाटर था, वाटर किस फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था, वाटर गैस की फॉर्म में था। वाटर गैस की फॉर्म में होने का मतलब है वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इस आयरन के साथ रिएक्शन किया है। ठीक है, अब हमारे पास जिसके रिजल्ट में क्या चीज बना है, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बना है और ये भी Fe3O4 क्या चीज है, सॉलिड है। और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने का मतलब है यहाँ पे ये गैस ये इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास वाटर का गैस होने का मतलब है यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें आयरन जो है वो हमारे पास स्टीम वाटर के साथ रिएक्शन जो करते हैं जिसके रिजल्ट में Fe3O4 बनता है। लेकिन Fe3O4 की स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जो कि है जी गैस की फॉर्म में है। हाइड्रोजन जिसकी गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स मोल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए।